वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम से सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं। सेट लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की इकाई है। तो दोस्तों रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से। स्पेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। और सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से। कैरोटोमीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों डी का मिलान हो जाएगा 1 से। लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है। तो दोस्तों आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण हो जाएगा नायलॉन। अगला प्रश्न है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है। तो दोस्तों मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गेम्बुसिया। गेम्बुसिया नामक कीटभक्षी मछली का प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है इसमें। तो दोस्तों उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। चमगादड़ उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी प्राणी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है। तो दोस्तों वह पक्षी है कबूतर। स्तनपायी जीवों में केवल मादा ही दूध पिला सकती है, परंतु कबूतर में नर एवं मादा दोनों अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। यह ऐसा पक्षी है जो दुग्ध उत्पादित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन बने होते हैं। तो दोस्तों जीन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण हैं। तो दोस्तों हृदयघात के सटीक लक्षण हैं जी मिचलाना, तेज पसीना आना तथा सीने में तेज दर्द। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, जिसका परसेंट है लगभग 65%। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो दोस्तों मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का दृष्टिपटल भाग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं के प्रजनन में
कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो दोस्तों वह हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। महिलाओं के प्रजनन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। इसका निर्माण पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक उपग्रह का उपयोग होता है। तो दोस्तों एक उपग्रह का उपयोग होता है संचार हेतु, मौसम की भविष्यवाणी हेतु तथा कृषि एवं वानिकी हेतु। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनहरी गोल्डन चावल है। तो दोस्तों सुनहरी गोल्डन चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध हैं। गोल्डन चावल ट्रांसजेनिक चावल की एक किस्म है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से जैव संश्लेषित बीटा कैरोटीन के द्वारा चावल में विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका समाकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों वह स्थान है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में पूजा नहीं होती थी विष्णु जी का, जबकि शिव, पीपल तथा मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति में होती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा है? तो दोस्तों गद्य एवं पद दोनों में लिखा है वह है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, बृहद्रनायक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो दोस्तों बृहद्रनायक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेद त्रि के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो दोस्तों वेद त्रि के अंतर्गत सम्मिलित हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो दोस्तों जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रत्यय समूह उत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो दोस्तों प्रत्यय समूह उत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है द्वितीय आर्य सत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से। अगला प्रश्न है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का संबंध है कश्मीर के इतिहास से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चेहलगानी का दमन किया था? तो दोस्तों तुर्कान ए चेहलगानी का दमन किया था बलबन ने, और इसकी शुरुआत हुई थी इल्तुतमिश के समय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत ही बंधुत है तथा बंधुत ही राजत है? तो दोस्तों वह मध्यकालीन शासक का नाम है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने उद्घोषित किया था कि राजत ही बंधुत है तथा बंधुत ही राजत है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था? तो दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुअस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों दुअस्पा सी अस्पा प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसका विचार है? तो दोस्तों यह विचार है आरसी मजूमदार का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था, सब भूमि का मालिक ईश्वर है? तो दोस्तों वह कृषक आंदोलन का नाम था बंगाल के फरैजी आंदोलन। बंगाल का फरैजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मीर ने चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस दी गाइडेड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो दोस्तों यह पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति थे राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी? तो दोस्तों वह सामाजिक धार्मिक आंदोलन था सत्यशोधक समाज, जिसने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1918 में किस कारण से कांग्रेस का दूसरा विघटन हुआ था? तो दोस्तों वह कारण था मार्टेंगू घोषणा। 1918 में मार्टेंगू घोषणा के कारण कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो दोस्तों कर्जन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था मदन लाल ढींगरा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो दोस्तों इसे कहने वाले व्यक्ति थे भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से महात्मा गांधी का
भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कथन ए दिया गया है, खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। कारण आर दिया गया है, राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोध एक प्रबल तत्व था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन ए दिया गया है, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। कारण आर दिया गया है, साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो दोस्तों यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। अगला प्रश्न है, क्रिस प्रस्ताव को, तो दोस्तों क्रिस प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया था। क्रिस प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी को कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो दोस्तों 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध काला दिवस मनाया था हिंदू महासभा ने। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि संविधान सभा वास्तव में एक पार्टी वाले देश में एक पार्टी का संगठन था? सभा कांग्रेस थी व कांग्रेस भारत। तो दोस्तों यह कहा गया था ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा वास्तव में एक पार्टी वाले देश में एक पार्टी का संगठन था। सभा कांग्रेस थी व कांग्रेस भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो दोस्तों चक्र प्रतीक है न्याय का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण, जबकि समाजवादी, प्रभु संपन्न तथा पंथ निरपेक्ष यह तीनों शब्द दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 355। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 355 में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो दोस्तों विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को
प्रतिबिंबित करता है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्र किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्तोयुक्त निबंधन के अध्याधीन होता है? तो दोस्तों वह संरक्षण है देश की संप्रभुता और अखंडता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार है एक। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीति निदेशक तत्व नहीं है? तो दोस्तों राजनीति निदेशक तत्व नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, जो कि नीति निदेशक तत्व में नहीं आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक मंत्रिमंडलीय और आध्यात्मिक शासन प्रणालियों में भेद प्रकट करता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधायिका का कार्यपालिका से संबंध, जो कि मंत्रिमंडलीय और आध्यात्मिक शासन प्रणालियों में भेद प्रकट करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों वह लक्षण है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो दोस्तों वह संस्थान का नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। अगला प्रश्न है अध्ययन समिति ने राजमन्नार समिति की सिफारिश पर विचार किया और सुझाव दिया कि तो दोस्तों अध्ययन समिति ने राजमन्नार समिति की सिफारिशों पर विचार किया और सुझाव दिया कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसका चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प पारित करना होगा। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। अगला कथन है राज्य सूची में सम्मिलित विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो दोस्तों यही कथन गलत दिया गया है। हमें गलत कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 249 के अधीन राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है, न कि केवल राज्यसभा के पास। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 ईस्वी में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? तो दोस्तों वह है
वर्ष 1971 की जनसंख्या के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रगतिशील कर में। तो दोस्तों एक प्रगतिशील कर में कर आधार में वृद्धि से कर की दर में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन ए दिया गया है, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा से बड़ा होता है। कारण आर दिया गया है, राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर सरकार की अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरे करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। तो दोस्तों इसमें साख नियंत्रण का उपाय नहीं है, वह है साख जमा अनुपात। अगला प्रश्न है, नरसिम्हन समिति का संबंध है। तो दोस्तों नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से। नरसिम्हन समिति की स्थापना हुई थी 1991 में। अगला प्रश्न है, अनवरत योजना भारत में लागू की गई थी। अनवरत योजना भारत में लागू की गई थी 1978-79 में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। एक तरफ दिया गया है व्यक्ति का नाम और एक तरफ दिया गया है जिससे वह संबंधित है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों, ए का मिलान होगा 3 से एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 5 से एल.के. झा संबंधित है कराधान से। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से वीजी कुरियन संबंधित हैं दुग्ध उत्पादन से। और डी का मिलान हो जाएगा 1 से मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदर्शन बेरोजगारी का संबंध होता है। तो दोस्तों प्रदर्शन बेरोजगारी का संबंध होता है कृषि क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है घर्षणीय, संरचनात्मक, प्रदर्शन। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत 2001 में हुई थी। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 1993 में हुई थी। और डी का मिलान हो जाएगा 1 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, ऋण तथा अदृश्य व्यापार। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 में देश की जनसंख्या वृद्धि का परसेंट कितना था। तो दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 में
देश की जनसंख्या वृद्धि का परसेंट था 17.70%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता के परसेंट दरों में न्यूनतम अंतर है? वह कौन सा राज्य है बताना है। तो दोस्तों वह राज्य है मेघालय। मेघालय राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो दोस्तों वह राज्य है झारखंड। भारत के झारखंड राज्य में 2011 के अनुसार लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। झारखंड राज्य का लिंगानुपात है 949, मध्य प्रदेश का है 931, महाराष्ट्र का लिंगानुपात है 929 तथा गुजरात राज्य का है 919। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि में निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से गुजर रही है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीय प्रतिशतता उच्चतम है? तो वह राज्य है गोवा। भारत का गोवा राज्य में नगरीय प्रतिशतता उच्चतम है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? तो वर्ष 2011 की जनगणना में नागालैंड राज्य में जनसंख्या में कमी आई। अगला प्रश्न है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? तो दोस्तों भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया था 2000 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों वह आर्द्रभूमि का नाम है सांभर झील। राजस्थान की सांभर झील को वर्ष 1990 में रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है? तो दोस्तों कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ दिया गया है आर्द्रभूमि और एक तरफ दिया गया है राज्य का नाम। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, भीतरकनिका आर्द्रभूमि उड़ीसा राज्य में है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से, सष्टमकोटा झील केरल में स्थित है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, कांजली आर्द्रभूमि पंजाब में है। तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से, दीपोर बिल असम में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? तो दोस्तों मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनरोपण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर में है? तो दोस्तों विश्व धरोहर में शामिल है नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, अनवरत जैविक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में संपन्न समझौते को कब मंजूरी दी थी? तो दोस्तों अनवरत जैविक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और
पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में संपन्न समझौते को मंजूरी दी थी 2006 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक मूंगा चट्टान नहीं है? तो दोस्तों इसमें मूंगा चट्टान नहीं है, वह है लेगून, जबकि एटोल, बैरियर रीफ तथा फ्रेंगिंग रीफ यह तीनों दोस्तों मूंगा चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो दोस्तों वह राज्य है राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान राज्य से होकर भी गुजरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में, पहले हो जाएगा लद्दाख, फिर हो जाएगा जास्कर, तब फिर पीर पंजाल और लास्ट में धौलाधर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? तो दोस्तों तापी या ताप्ती नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है, जबकि महानदी, सोन, नर्मदा यह तीनों का उद्गम मैकाल श्रेणी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो दोस्तों वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। तो दोस्तों दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है लाल और पीली मिट्टियाँ। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो दोस्तों खरीफ फसल नहीं है, वह है सरसों। सरसों जो कि रबी फसल में आता है। अगला प्रश्न है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पश्चिम के परिधीय क्षेत्रों पर। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। तो दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। अगला प्रश्न है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो दोस्तों टर्की का पश्चिम का द्वार कहलाता है वह है इस्तांबुल नगर। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? तो दोस्तों आल्प्स पर्वत फैले हुए हैं फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, इटली में तथा ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। एक तरफ दिया गया है नदी का नाम और एक तरफ दिया गया है देश का नाम। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से एल्ब नदी जो कि जर्मनी में बहती है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों, बी का मिलान होगा 1 से लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका में, तथा सी का मिलान हो जाएगा 2 से लवायर नदी फ्रांस से, तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से पराना नदी का अर्जेंटीना से। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से हॉर्न अंतरिक्ष का अर्जेंटीना से। बी का मिलान हो जाएगा 1 से
कैमोरिन अंतरिक्ष का भारत से। सी का मिलान हो जाएगा 2 से गुड ऑफ अंतरिक्ष का ऑस्ट्रेलिया से, तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से यार्क अंतरिक्ष का दक्षिण अफ्रीका से। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का आवश्यक अंश है पुस्तक का। तो दोस्तों पुस्तक का आवश्यक अंश हो जाएगा पृष्ठ। अगला प्रश्न है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणीय जिले कौन से हैं? तो दोस्तों बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणीय जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में श्री श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से बिहार राज्य में मूंग और मसूर श्री श्रेणी के रैंकिंग की दालें हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो दोस्तों बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम महिला साक्षरता दर थी? तो दोस्तों वह जिले थे सहरसा और मधेपुरा। बिहार के सहरसा और मधेपुरा जिले में 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम महिला साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो दोस्तों बिहार राज्य का नालंदा जिले में राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से थे। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, बिहार के चिरान नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो दोस्तों बिहार के चिरान नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो दोस्तों बाबा ठाकुर दास ने पटना में स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की, जिसकी स्थापना की थी 1906-7 में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल था जयराम दास दौलत राम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो दोस्तों भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है अपना प्यारा बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है बेगूसराय में। बिहार का पहला रामसर क्षेत्र बेगूसराय में कांवरताल वेटलैंड है। अगला प्रश्न देखते हैं,
नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में प्रारंभ होती है मोतिहारी से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे 10 प्रश्न दोस्तों मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं या इसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं अभी सबका आंसर बता देता हूँ। 113 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑप्शन ई में आंसर हो जाएगा दोस्तों 79/31। 114 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 117 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 118 का आंसर हो जाएगा, इसे पढ़ लीजिए बढ़िया से, 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 42.85%। 119 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो दोस्तों वह अनाज है मक्का। बिहार में मक्का का उत्पादन प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? तो दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 112 में हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था आर.के. शनमुखम चेट्टी जी के द्वारा, जबकि गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2021-22 के अनुसार 5 लाख की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो दोस्तों बजट 2021-22 के अनुसार 5 लाख की आय पर टैक्स देना होगा हमें 0%। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों बजट 2021-22 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक विकास दर 11% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों हाल ही में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इनमें से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वोल्कोन वोज्किर को। अगला प्रश्न है, बजट 2020 में सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था यानी कि पीपीपी मॉडल के अंतर्गत जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया है।
तो दोस्तों बजट 2020 में सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया है मेडिकल कॉलेज को तथा जिला अस्पताल को। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर कितने खर्च करने होंगे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा $1.4 ट्रिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर खर्च करने होंगे $1.4 ट्रिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो दोस्तों ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश है अमेरिका। अगला प्रश्न है। वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क को फुटवेयर पर 25% बढ़ाकर कितना % कर दिया गया है? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क को फुटवेयर पर 25% से बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2020 में वित्त मंत्री ने कानून व सुरक्षा को बेहतर करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया है? तो दोस्तों वह यूनिवर्सिटी का नाम है नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी तथा नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है। 3 वर्षीय आर्थिक गणना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों 3 वार्षिक आर्थिक गणना का उद्देश्य है रोजगार के सटीक आंकड़े इकट्ठे करना, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का सर्वे करना तथा औपचारिक व अनौपचारिक रोजगार क्षेत्र में श्रमिकों की आर्थिक गतिविधियों का आंकलन करना। तो दोस्तों इसमें तीनों का तीनों हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हिंसक संघर्ष देखने को मिला है? तो दोस्तों पूर्वी लद्दाख का वह क्षेत्र है गलवान घाटी। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित एक हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित एक हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है। विश्व में सब्जी उत्पादक देशों में भारत का कितना % योगदान है? तो दोस्तों विश्व में सब्जी उत्पादक देशों में भारत का योगदान है 11%। अगला प्रश्न है। 20वीं पशुधन गणना के आधार पर देश में कुल कितनी पशुधन आबादी है? तो दोस्तों 20वीं पशुधन गणना के आधार पर देश में कुल 535.78 मिलियन पशुधन आबादी हैं। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 का विषय क्या था? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 का विषय है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पेरियार जी की जयंती सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है तमिलनाडु राज्य सरकार, जिसने पेरियार जी की जयंती सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है। किस राज्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत का प्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की शुरुआत की है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह राज्य है राजस्थान, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है।
इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान राज्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत का प्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन से रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इकबाल सिंह लालपुरा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है? तो दोस्तों वह दिन है 7 सितंबर। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने फरवरी तथा मार्च 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल पेमेंट स्कोर बोर्ड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों वह बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उसी अवधि में जारी 86% अंकों के स्कोर के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 में समापन समारोह में ध्वजवाहक थे अवनी लेखिरा। अगला प्रश्न है, वतन प्रेम योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो दोस्तों वतन प्रेम योजना की शुरुआत गुजरात राज्य द्वारा की गई है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को सैन्य तख्ता पलट कर सत्ता से बेदखल कर दिया गया है? तो दोस्तों वह देश है गिनी। गिनी देश के राष्ट्रपति को सैन्य तख्ता पलट कर सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।